डियर स्टूडेंट्स, मिडेवल इंडिया के दिल्ली सल्तनत के इस क्लास में आपका बहुत बहुत वेलकम, स्वागत है। हम लोग अभी तक दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंश थे उसमें से एक वंश यानी आदि तुर्क वंश, जिसे आमतौर पर गुलाम वंश कहा जाता है, उसके सारे शासकों को पढ़ चुके हैं। अब दूसरा जो वंश है वो खिलजी वंश है। जैसा कि क्रोनोलॉजी के समय में आपको बता चुके हैं कि ये दूसरा वंश ऐसा वंश है जिसने 1290 ईस्वी से लेकर करके 1320 ईस्वी तक शासन किया। कितना? इसका जो कुल पीरियड है 1290 से 1320 ईस्वी। तो इस वंश के बारे में हम लोगों को पढ़ना है और जानना है। तो इसका अगर इंट्रो देखा जाए कि क्या हो सकता है, तो थोड़ा सा इसमें नई नई बातें हम बताना चाहते हैं, तब जलालुद्दीन खिलजी पर आएंगे। सबसे पहली बात तो ये कि 19 जुलाई 1290 ईस्वी को 1290 सीई को जलालुद्दीन के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई। और जो इस वंश का स्थापना हुआ, ये दिल्ली सल्तनत का द्वितीय वंश था। तो ये तो एक फैक्ट है। अब इसके साथ दो चीजें जुड़ी हुई हैं जो पहले हम लोग को जानना है, तब हम लोग जलालुद्दीन खिलजी पर आएंगे। वो चीज है सबसे पहला कि खिलजी कौन थे, हु वेयर खिलजी। खिलजी कौन थे, यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इतिहासकारों के बीच इस बात पर विवाद है कि बहुत सारे इतिहासकार ऐसे हैं जो खिलजियों को तुर्क नहीं मानते बल्कि अफगान मानते हैं। तो इस वजह से इतिहासकारों का दो फाड़ हो गया, एक ऐसा जो इन्हें तुर्क नहीं मानता और दूसरा ऐसा वर्ग इतिहासकारों का जो इन्हें तुर्क मानता है। तो इसलिए पता करना है हम लोगों की आखिर सही बात कौन है। तो सबसे पहला जो इस समय का महत्वपूर्ण इतिहासकार है ज़ियाउद्दीन बर्नी। जिसने तारीख़ फिरोज़शाही नामक पुस्तक लिखी और इसका कहना था कि खिलजी तुर्क नहीं। आखिर क्यों ये कहता था कि खिलजी तुर्क नहीं है? बहुत बड़ा इतिहासकार है, समकालीन है, और ऐसा इतिहासकार है कि दिल्ली सल्तनत के बहुत बड़े पार्ट की जानकारी इसके द्वारा होती है, तारीख़ फिरोज़शाही के जरिए। तो ऐसी परिस्थिति में इसका जो तर्क है ज़ियाउद्दीन बर्नी का, वो ये कि तुर्कों को, जो तुर्क जाति थी, जो मान्यता प्राप्त थी, जो लोग तुर्क समझे जाते थे, वो खिलजियों से नफरत करते थे। और जो खिलजी थे वो तुर्क माने जाने वाले लोगों से नफरत करते थे। आदि तुर्क वंश तो तुर्क था और आदि तुर्क वंश के समय में ही खिलजियों का अस्तित्व आ चुका था। तो ऐसी परिस्थिति में आदि तुर्क वंश के समय में जो तुर्किश लोग थे, जो अप्रूव थे कि ये तुर्क है, वो खिलजी कहे जाने वाले लोगों से नफरत करते थे कि ये तुर्क नहीं है। और जो खिलजी थे वो जो तुर्क माने जाते थे उनसे नफरत करते थे। और यही वजह है कि खिलजी कहे जाने वाले लोगों का प्रमोशंस, पदोन्नति आदि तुर्क वंश में बहुत ज्यादा नहीं हुआ। तो ज़ियाउद्दीन बर्नी का कहना है कि अगर ये तुर्क ही थे तो फिर इनकी पदोन्नति, इनका प्रमोशंस आदि तुर्क वंश के शासनकाल में होना चाहिए। चूंकि ये तुर्क नहीं थे इसलिए नहीं हुआ,
और खिलजी एक गैर तुर्क जाति थी, यह स्पष्ट रूप से इन्होंने कह दिया। दूसरा व्यक्ति जो परवर्ती काल का है, यानी बाद का है, मतलब मुगल पीरियड का राइटर है, जिसका नाम है निजामुद्दीन अहमद। निजामुद्दीन अहमद और इसका कहना है कि तुर्क जो है कुली खां के वंशज थे, कुली खां के वंशज थे। अब देखिए, कुली खां के वंशज होने के कारण जो है ये मतलब तुर्क नहीं थे। कैसे? तो कुली खां कौन था? तो कुली खां चंगेज खां का दामाद था। कुली खां का विवाह चंगेज खां की पुत्री से हुआ था और कुली खां का संबंध चंगेज खां की पुत्री से अच्छा नहीं था, यानी पत्नी से अच्छा नहीं था। वो कुछ कर नहीं पाता था अपनी पत्नी को। क्यों? क्योंकि चंगेज खां से डरता था कि अगर उसकी पुत्री को कुछ करेंगे हम तो चंगेज खां हमको नहीं छोड़ेगा। लेकिन एक मौका उसको मिला और अपने 30,000 अनुयायी के साथ वो अफगानिस्तान के जुरिस्तान की घाटी में आकर के बस गया और इस तरीके से अपनी पत्नी और चंगेज खां के कोप से बच गया। और ये जो जुरिस्तान की घाटी थी ये खल्ज कहलाती थी और यही लोग आगे चल के खलजी कहलाए। तो इस प्रकार निजामुद्दीन अहमद इनको साबित कर रहे हैं कि ये तो मंगोल थे, तो जब मंगोल थे तो तुर्क कैसे हो सकते हैं? तो इस प्रकार से ये दो इतिहासकार ऐसे हैं कि जो खिलजियों को गैर तुर्क समझते हैं, तुर्क नहीं मानते। लेकिन बाद में चल करके एक भारतीय इतिहासकार जिनका नाम डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद है, इन्होंने उपर्युक्त विचार का खंडन किया और कहा कि खिलजी जो थे वो तुर्क थे। तर्क क्या दिया कि सबसे पहले खंडन किया निजामुद्दीन अहमद के विचारों का कि खल्ज से खलजी नहीं बनता है। और वास्तव में इन्होंने जो अनुसंधान किया उससे पता चला कि अफगानिस्तान में ही हेलमंद नदी है और हेलमंद नदी के दोनों तरफ तुर्किस्तान से आकर के कुछ लोग बसे थे और इस हेलमंद नदी के दोनों तरफ जो लोग बसे थे वो एरिया जो है खिल्ज कहलाता था और अरबी भाषा में खिल्ज में रहने वाले लोगों को खिलजी कहा जा सकता है। यानी खल्ज से खिलजी नहीं बनता है, खिल्ज से भाषा शास्त्र के आधार पर खिलजी बनता है। तो ईश्वरी प्रसाद का यह जो विचार था वो अकाट्य प्रमाणों के आधार पर था। इसीलिए आगे के जो इतिहासकार हैं जैसे रॉबर्टी, जो दिल्ली सल्तनत के सबसे बड़े लेखक के रूप में माने जाते हैं और विश्व स्तर पर इनको भारतीय मिडाइवल हिस्ट्री का जो था वो सबसे अच्छा स्कॉलर्स के रूप में माना जाता है। इन्होंने भी डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के विचार को स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार यह साबित हो जाता है कि खिलजी जो थे ये भी तुर्क थे। ये अलग बात है कि बहुत दिनों से अफगानिस्तान में रह जाने के कारण ये अफगानी के रूप में माने जाते थे, लेकिन ओरिजिनेट ये जो कर रहे थे यानी इनकी उत्पत्ति जो हुई थी वो तुर्किस्तान से हुई थी, मध्य एशिया से हुई थी और लंबे समय तक अफगानिस्तान में रहने के कारण ये खलजी के रूप में स्वीकार नहीं किए जा रहे थे। लेकिन अनुसंधान से ये पता चल गया कि साहब ये भी खलजी थे। तो एक ये विवाद था कि खलजी कौन थे, ठीक है। दूसरा, जलालुद्दीन खिलजी से पढ़ने से पहले जो दूसरा प्रश्न
है इस वंश से जुड़ा हुआ वो है खिलजी क्रांति। यानी 1290 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक जो खिलजी वंश ने शासन किया, इसको एक इतिहासकार है जिन्होंने खिलजी क्रांति का नाम दिया। और वो इतिहासकार कौन है? तो ये मोहम्मद हबीब है। मोहम्मद हबीब जिस समय देश स्वतंत्र हो रहा था उस समय के इतिहासकार हैं, और मिडाइवल इंडिया पर इनका भी काफ़ी पकड़ है। तो इन्होंने बहुत सारी किताबें भी हैं इनकी। तो इन्होंने जो खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी रेवोल्यूशंस का, खिलजी क्रांति का, इसको भारत के वर्तमान इतिहासकारों ने स्वीकार कर लिया कि हाँ, खिलजी डायनेस्टी की जो इस्टेब्लिशमेंट होती है भारत में, वो वास्तव में एक रिवोल्यूशंस था, एक क्रांति थी। और इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक है, बहुत सारे तर्क हैं। उसमें सबसे पहला तर्क ये है कि खिलजी वंश की स्थापना से नस्लवाद का अंत हुआ। ये बहुत बड़ा परिवर्तन था कि 1206 से लेकर 90 तक जो आदि तुर्क वंश रहा, जिसमें 3 वंशों ने शासन किया, उसकी विशेषता थी कि किसी गैर तुर्को प्रशासन में कोई स्थान दिया ही नहीं जाता। अगर कोई काफी योग्य व्यक्ति भी हो तो भी वो भारतीय प्रशासन में भागीदारी नहीं निभा सकता था। यानी प्योर एक नस्लवादी शासन था। लेकिन जब खिलजियों का दौर आया तो नस्लवाद का यह चेहरा समाप्त कर दिया गया। अब खिलजी के शासन काल में भारत के लोग या गैर तुर्क भी जो थे, उन्हें भी ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठाया जाने लगा। तो इस प्रकार से ये एक नस्लवाद की समाप्ति थी। दूसरा जो कॉज था वो ये कि प्रथम बार प्रभावी केंद्रीय प्रशासन की स्थापना हुई। देखिए, कोई भी शासन स्टेबल या चिरस्थायी तभी हो सकता है जब उस एक सशक्त केंद्रीय शासन के तहत वो शासित हो। अभी तक जो आदि तुर्क वंशों का जो 1206 से 90 का पीरियड है, उसमें सत्ता जो थी वो तुर्क अमीरों के बीच बटी हुई थी, और जो केंद्रीय सत्ता थी उसके पास मिलिट्री पावर नहीं था। इसलिए एक शक्तिशाली केंद्र नहीं था। जब तक शासक शक्तिशाली रहते थे तभी तक केंद्र शक्तिशाली रहता था, जैसे ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। तो 11 में से 3 ही के दौर में दिल्ली सल्तनत सशक्त रहा। बाकी समय में क्या होता था, तो जो विजित किया गया क्षेत्र था वो फिर स्वतंत्र हो जाता था। बंगाल में हमेशा तीनों शासकों को देखिए कि अभियान करना पड़ा, क्योंकि दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो जाता था। तो इस प्रकार से एक डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट था, विकेंद्रीकृत सत्ता थी। जब खिलजियों का दौर आया तो इसका जो दूसरा शासक सलाउद्दीन खिलजी, उसने एक वैज्ञानिक साम्राज्यवादी नीति यानी साइंटिफिक इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी अपनाई। इसमें उत्तर भारत के लिए अलग नीति और दक्षिण भारत के लिए अलग नीति। उत्तर भारत में उसने पुनः सारे क्षेत्रों को विजित किया जो आदि तुर्क वंश में विजित होने के बाद
जलालुद्दीन खिलजी के समय में स्वतंत्र हो गए थे, तो उसे फिर से पुनर्विजय करना पड़ा और इन राज्यों को पहली बार अस्थायी रूप से दिल्ली सल्तनत के अधीन किया। और ये प्रथम शासक था जिसने दक्षिण का अभियान किया। इसके पहले के जितने 11 या 12 शासक हुए, उन लोगों में से किसी ने भी दक्कन अभियान नहीं किया, यानी दक्षिण भारत पूरी तरीके से आजाद रहा, वो दिल्ली सल्तनत के अधीन नहीं रहा। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने दक्षिण अभियान किया और वहां एक वैज्ञानिक पॉलिसीज अपनाई। वो क्या था भाई, कि उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल नहीं किया, बल्कि उसे अधिराज यानी सब ऑर्डिनेट बना लिया। अधिराज सब ऑर्डिनेट का अर्थ क्या होता है कि उन्हें आंतरिक रूप से स्वतंत्र छोड़ दिया गया। जिस राजा के अधीन चारों रियासतें थी, वो उसी राजा को दे दिया गया, सिर्फ इस शर्त के साथ कि वार्षिक नजराना वो रियासत देता रहेगा। तो इसे अधिराजत्व की नीति या सबऑर्डिनेट पॉलिसीज कहा जाता है। और अलाउद्दीन ने दक्कन के प्रति या दक्षिण के प्रति ये नीति इसलिए अपनाई क्योंकि उस समय के जो यातायात के साधन थे, उसमें यह संभव नहीं था कि दक्षिण भारत पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया जाता। और यह साबित कैसे होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जब दक्षिण भारत पर अस्थायी नियंत्रण स्थापित करना चाहा, तो वहां विद्रोह हो गया और उसके जीवन काल में ही दक्षिण भारत स्वतंत्र हो गया। इस कारण से हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन की जो दक्कन नीति थी वो सही में वैज्ञानिक थी और इस प्रकार से एक प्रभावी केंद्रीकृत नियंत्रण स्थापित हुआ जो पूर्व के काल में नहीं था। तो ये इसे प्रशासन के व्यवस्था में, ये देश के कंटेक्स्ट में इसको एक रेवलेशन ही कहा जा सकता है। तीसरा कारण ये था कि हमेशा के लिए गजनी से संपर्क टूट गया। गजनी से संपर्क टूट गया। अभी तक दिल्ली सल्तनत के प्रथम वंश के जितने शासक थे, उनका किसी न किसी रूप में गजनी से या मध्य एशिया से संपर्क हुआ करता था। भावनात्मक एक जुड़ाव था उनका और इस तरीके से गजनी का प्रभाव आदि तुर्क वंश पर हम लोग को देखने को मिलता है। लेकिन खिलजी वंश की जब स्थापना हुआ तो ये प्रथम ऐसा वंश था जिसने भारतीय परिवेश में सोचना शुरू किया और अपने आप को मध्य एशियाई परिवेश या गजनी की परिवेश से काट लिया। ये कैसे पता चलता है, वो जब अलाउद्दीन खिलजी पढ़ाएंगे तो बताएंगे। हाँ, आप ही बोलिए। तो कैसे पता चलता है, तो एक काजी फखरुद्दीन था, दिल्ली का काजी था, उससे अलाउद्दीन खिलजी बहुत एक प्रकार से कही कि गुस्सा वाला शासक था, बहुत कड़ियल शासक था और किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं थी कि उससे बात करके उसको कोई बात समझाए। तो सिर्फ दो ही व्यक्ति था जो उससे बात कर सकता था, उसके प्रश्नों का उत्तर दे सकता था। एक दिल्ली का काजी था फखरुद्दीन और दूसरी था दिल्ली का कोतवाल अलाउल मुल्क। तो यही दोनों से वो परामर्श लेता था। तो भारतीय राज्य के कॉन्टेक्स्ट में उसने फखरुद्दीन से जो वार्तालाप किया, तो उसने 4 सवाल किए थे। वो उस समय जब अलाउद्दीन पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल से बताएंगे। 4 सवालों के बाद उसका जवाब जो अलाउद्दीन देता है, उससे आपको पता चल जाएगा कि खिलजी लोग भारतीय कॉन्टेक्स्ट में सोचा करते थे। उनका जवाब ये था अलाउद्दीन खिलजी का कि इस्लाम में क्या उचित है क्या अनुचित है मैं नहीं जानता। भारतीय परिवेश में जो हमें अच्छा लगेगा वो हम करेंगे। क़यामत के दिन मेरा क्या होगा वो मैं नहीं जानता। तो उसका जो ये सेंटेंस है वो ये साबित करता है, चूंकि इस वंश का वही सबसे महत्वपूर्ण शासक है, एक ही शासक, बाकी उसके पहले वाला एक और उसके बाद वाला 2 का कोई महत्व नहीं है। यानी आप अगर खिलजी डायनेस्टी पढ़ रहे हैं तो इसका अर्थ है कि सिर्फ एक शासक पढ़ रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी। तो
इसीलिए उसके द्वारा जो ये बात कही गई राजत्व किंगशिप के क्षेत्र में या किंगशिप के कॉन्टेक्स्ट में, तो उससे ये साबित होता है कि खिलजियों ने अपने आप को मध्य एशियाई परिवेश या गजनवीय परिवेश से काट लिया था। वो पूरा पूरा भारतीय कॉन्टेक्स्ट में सोचने लगे थे। उसके बाद चौथा कॉज जो बताया जा सकता है वो कि प्रशासनिक संरचना का निर्माण हुआ। अभी तक जो 1206 से 90 तक का जो शासन था, उस शासन में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया था। दिल्ली में सुल्तान रहता था, जो क्षेत्र जीते जाते थे उन क्षेत्रों को इक्तादारों को दे दिया जाता था, और इक्तादार क्या करते थे कि उस क्षेत्र में एक जो सेंटर होता था उसको नगर में कन्वर्ट कर देते थे और फौज के साथ वहीं रहते थे। और उसका जो एरिया था उसमें जो चौधरी खूत मुकद्दम जो ग्रामीण स्तर पे पहले से वंशानुगत पदाधिकारी चले आ रहे थे प्राचीन काल से, जो टैक्स कलेक्ट करते थे या भूमि का जिनके पास आंकड़ा होता था, उनसे वो रेवेन्यू कलेक्ट कर लेते थे। अगर कोई चौधरी खूत मुकद्दम अगर टैक्स नहीं देता था तो उसके विरुद्ध सैनिक अभियान करते थे। इससे ज्यादा जो प्रांतपति जो इक्तादार के रूप में जाना जाता था, उसकी कोई भूमिका नहीं थी। यानी एक प्रकार से जो 1206 से लेकर 90 तक का पीरियड है वो एक मिलिट्री पीरियड है, एक सैनिक काल है। यानी सेना के माध्यम से देश को संचालित किया जा रहा था और प्रशासन सिविल होता है, असैनिक होता है। तो इस असैनिक प्रशासन की जो नींव डाली, वो नींव डालने वाला व्यक्ति यह वंश खिलजी वंश था, जिसका शासक अलाउद्दीन खिलजी ने एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया। उसमें केंद्र में दीवाने विजारत, दीवाने आरिस, दीवाने इंशा और दीवाने एक और भूल रहे हैं, ये चार महत्वपूर्ण मंत्रालय था। इसके अलावा अमीर आखूर, अमीर हाजिब, सरजनदार, अमीर तूल, ये सब बहुत सारे सहायक मंत्रालय थे। और फिर इसी तरीके से जो प्रांत था, उस प्रांत में व्याप्त तौर पे प्रांतपति नियुक्त किया गया और उस प्रांतपति के अधीन भी केंद्रीय स्तर पर जिस प्रकार से मंत्रालय का या विभाग का हायरार्की था, पद सोपान था, उस हायरार्की के अनुरूप प्रांतों में भी गठन किया गया। फिर प्रांतों को बजाते तौर पे जिलों में बांटा गया, फिर जिलों को परगनों में बांटा गया, परगनों को गांव में बांटा गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो चौधरी खूत और मुकद्दम थे, जो प्रशासन के मूलभूत इकाई थे भारत में अभी तक, अलाउद्दीन ने उसको समाप्त करके उसके जगह पर लगभग 11 पदों का सृजन करके ग्रामीण प्रशासन को पूरी तरीके से अपने अधीन कर लिया। तो इस तरीके से एक सबल केंद्रीकृत प्रशासनिक ढांचा, जिसमें प्रांत और स्थानीय प्रशासन का भी अस्तित्व था, पहली बार जो निर्माण हो रहा है वो खिलजियों के द्वारा, यानी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हो रहा है। इस कारण से इसे खिलजी क्रांति या खिलजी रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। और भी है, लेकिन आप यही चार याद रखें और चार के जगह पर चार का सहायता लेकर करके आप खिलजी क्रांति को प्रूव कर सकते हैं। क्लियर? तो ये दो बातें थी जो हमें जलालुद्दीन खिलजी के पढ़ाने से पहले आपको बताना था। लिख लिए, आगे बढ़े कि कोई लिखेंगे? अब देखिए, हम आते हैं जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी पर।
अगर इसका पीरियड देखें तो कुल 6 वर्षों तक इसका शासन रहा, 1290 से लेकर के 1200। अच्छा, इसके पहले एक चीज भूल गए, क्योंकि हर वंश का क्रोनोलॉजी आपको जानना चाहिए, है ना। तो इसको पढ़ाने से पहले सॉरी, एक चीज हम कर देते हैं ताकि आपको याद हो जाए, और वो ये कि नहीं, उसको इसके बाद पढ़ाते हैं। खिलजी वंश के सुल्तान थोड़ा सा है, घबराइए नहीं, लेकिन पढ़ने का अच्छा तरीका ये है कि सीक्वेंस में बात को पढ़ा जाए तो बातें बहुत लंबी समय तक याद रहती है ना। तो इतिहास में क्रोनोलॉजी का, काल क्रमानुक्रमिकी का बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ 5-6 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहले में शासक होगा जलालुद्दीन, फिरोज खिलजी। आप चाहें तो क्लास में ही इसको याद कर सकते हैं। इसने शासन किया 1290 से लेकर के 96 तक, ठीक है। दूसरा जो शासक इसमें होगा वो होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, इसने जो शासन किया वो 1296 ईस्वी से लेकर के 1316 ईस्वी तक, ठीक है। तीसरा जो शासक इसमें होगा वो होगा शिहाबुद्दीन उमर। शिहाबुद्दीन उमर, इसने जो शासन किया वो मात्र 6 महीना। और चौथा जो शासक होगा वो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ये इस वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1316 से 20 ईस्वी तक शासन किया। बात समझ में आ रही है। लेकिन एक छठा भी है जो इस वंश, पांचवा भी है जो इस वंश का नहीं है, लेकिन उसने भी शासन किया। ये वास्तव में हिंदू था और मुसलमान बन करके खुसरो शाह के नाम से जाना गया, और मात्र 1 महीने से भी कम समय तक इसने शासन किया, ठीक है। तो ये 5 शासकों का नाम है, जिसमें कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो था वो अंतिम शासक था, है? हाँ, ठीक। तो जो नाम रहेगा वही ना बताएंगे, ठीक है। जैसे जो नाम रहेगा भाई मेरे, वही ना बताएंगे, आपको तो यही पढ़ना है। तो ये अंतिम शासक था। लेकिन इसके बाद भी एक शासक हुआ जो खुसरो शाह था, और ये तुर्की बने खिलजी डायनेस्टी का नहीं था, बल्कि गुजरात का एक हिंदू था, और मुसलमान बन करके जो है वो सत्ता हड़प लिया था। फिर बाद में तुगलकों ने हटा करके तुगलक वंश की स्थापना की। ऐसा क्यों हुआ, तो इस पर थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं। आमतौर पे पुस्तकों में, और मेरे भाई साहब हैं वो भी नहीं जानते होंगे शायद, तो कुछ नई जानकारी मिले ताकि चीजें दिलचस्प हो। है, दिलचस्पी है, देखिए ना। हाँ, आप ही से बोल रहे हैं। ये जो खिलजी डायनेस्टी है ना, इसमें अंदर में आके तो बात बताएंगे ही आपको। जो नई बात हम बताना चाहते, तो एक शब्द है जिसको बोलते हैं माबूर। क्या बोलते हैं? माबूर। ये माबूर क्या है पता है आपको? है? नहीं, एक रिलेशन है, और वो रिलेशंस क्या है? तो माबूर का मतलब होता है समलैंगिकता। अब तो समझ गए होंगे, पूरा खुश।
यानी होमोसेक्सुअलिटी, इससे ये वंश ग्रसित था। थोड़ा सा अंदर जाके बताना चाहते हैं कि सबसे पहला शासक जो इससे ग्रसित था वो अलाउद्दीन खिलजी खुद था। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहला जो अभियान करवाया अपने शासक बनने के बाद वो 1296 ईस्वी में गुजरात अभियान था। गुजरात में शासन था करण देव का या करण सिंह का, जो बघेल राजपूत था, और यहां जफर खां और उलूग खां खुद नहीं गया था। जफर खां, उलूग खां उसके दो सेनापति थे, वो गया था। और पूरे गुजरात को जीतने के बाद खंभात, जो उसका एक, जिसको पहले कैम्बे कहा जाता था, आज खंभात कहा था, वहां से एक हिजड़ा को पकड़ा। उस हिजड़े का नाम था मलिक काफूर। वो एक्चुअली में भार्गव जाति का ब्राह्मण था और 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए 1000 दिनारी के नाम से वो मशहूर हुआ। और इतना खूबसूरत था वो कि जैसे ही ये जफर खां और उलूग खां जानते थे, हम जो प्राथमिक स्रोत है ना उस पुस्तक को पढ़े तब हमें ये जानकारी मिली, इसलिए आपको शेयर कर रहे हैं। बाकी द्वितीय स्रोत में इस बात का विवरण नहीं है। सिविल सर्विस में कभी कभी ऐसा होता है कि अंदर की बात क्वेश्चंस के रूप में पूछ दी जाती है, तो हो सकता है माबूरियत ऑफ दिल्ली सल्तनत आपसे पूछ दे, तो इसीलिए थोड़ा डिटेल्स करके हम उसको बता देना चाहते हैं ताकि आपका फुल फ्लेज, ले लीजिए, फुल फ्लेज क्वेश्चंस का आंसर आप लिख पाए। अब ये जो था कौन, अलाउद्दीन खिलजी, इसकी दो पत्नियां थी। एक तो जलालुद्दीन खिलजी की बेटी थी और दूसरी पत्नी इसकी माहरू थी। और इन दोनों पत्नियों के वजह से इसका जो पर्सनल लाइफ था वो बहुत अच्छा नहीं था, इसीलिए कड़ामानिकपुरी जाकर के रहता था, वहीं की सूबेदारी करता था। और इस कारण से ये अपने पत्नी से हट करके रहता था, दोनों पत्नियों से। जब मलिक काफूर मिला इसको तो बहुत प्रसन्न हुआ ये, और शासक बनने के बाद खूब प्रमोट किया। और मलिक काफूर इतना योग्य था कि दक्कन के 3 रियासतों को विजिट करने वाला यही था। सबसे अधिक धन द्वार समुद्र से लाकर के देने वाला यही था, सॉरी मदुरा से लाकर के देने वाला यही था। और अंत में अलाउद्दीन खिलजी एक गंभीर बीमारी से मरा। इतिहासकार बोलते हैं कि हो सकता है कि वो बीमारी इसी संक्रमण के कारण हुआ हो जो आमतौर पे होता है। और इसकी मृत्यु के बाद मलिक काफूर का प्रभाव इतना था कि 35 दिनों तक शासक रहा वो दिल्ली सल्तनत का। और तब शिहाबुद्दीन उमर जो है वो शासक बनने में सफल रहा, लेकिन ये भी विलासी था और ये भी उसी रोग से ग्रसित था, इसीलिए इसकी भी हत्या कर दी गई। और फिर अंत में मुबारक शाह खिलजी जब शासक बना तो ये तो मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी से भी आगे बढ़ गया। हालांकि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी सैनिक दृष्टिकोण से अलाउद्दीन खिलजी से ज्यादा मजबूत था। खिलजी डायनेस्टी में सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार अगर हुआ है तो मुबारक शाह खिलजी के काल में। क्यों? क्योंकि देवगिरी को अधिराज का दर्जा प्राप्त था अलाउद्दीन के समय में, लेकिन कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। इस ढंग से दिल्ली खिलजी डायनेस्टी में दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा बड़ा साम्राज्य अगर किसी के समय में था तो अलाउद्दीन के समय में नहीं था, बल्कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के समय में था। ये इसका एक गुण था, लेकिन ये एकमात्र गुण था, इसके अवगुण बहुत ज्यादा थे। ये स्त्रियों के समान रहता था, दरबार में कभी कभी नंगा हो जाया करता था, और माबूरियत का पूरी तरीके से इस पर प्रभाव था। और इस तरीके से इसकी जो हत्या हुई है वो माबूरियत में ही हुई है कि ये जो खुसरो साहब सुन रहे नाम, ये भी हिजड़ा ही था। ये ना मर्द था और ना औरत था। और
खुसरो शाह जो शासक बना वो उसका किस्सा अगर आप सुनिएगा तो आप दंग रह जाइएगा कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का सर खुसरो शाह के जांग पर रखा हुआ है और प्लानिंग ये था खुसरो शाह का कि आज इसका मर्डर कर देना है। लेकिन वो पूछता है किससे, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी से, कि अगर हम आपके सर को कलम कर दे तो आपको कैसा लगेगा। तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जवाब देता है कि तुम्हारे हाथों से मरना तो और बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद खुसरो शाह उसको मार ही देता है। तो उस पर ये भूत सवार किस वजह से हुई थी? माबूरियत की वजह से। तो खिलजी डायनेस्टी के बहुत सारे गुण हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन खिलजी डायनेस्टी का ये एक बहुत बड़ा अवगुण है जो उसके पतन का कारण बना। बात समझ में आई? तो हम चाहेंगे कि आप ये पांचों शासकों का कालक्रम याद रखिए। सिर्फ लिखिए नहीं सर, याद भी रखिए, ठीक है? लिखने से क्या होगा? अब आते हैं हम लोग जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पर। हम कोई चीज आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर कोई चीज छूट जा रहा है इसका मतलब वो याद नहीं पड़ रहा है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसने शासन किया 6 वर्ष तक, 1290 से 1296, ठीक है? अब देखिए साहब, इसका हम लोग प्रारंभिक जीवन, अर्ली लाइफ पहले देखते हैं। प्रारंभिक जीवन यानी अर्ली लाइफ। देखिए, जहां तक जलालुद्दीन का प्रश्न है तो इसका नाम वास्तव में जलालुद्दीन नहीं था, बल्कि इसका वास्तविक नाम मलिक फिरोज था। मलिक फिरोज था। मलिक फिरोज क्यों था? मलिक एक प्रकार का टाइटल है, सिर्फ नाम इसका फिरोज था। तो मलिक जो टाइटल है वो एक सैनिक टाइटल है जो तुर्किश मिलिट्री हायरार्की में पाई जाती थी। जब एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाएंगे तो उसमें भी बताएंगे, अभी थोड़ा बता देते हैं हल्का सा कि 10 जो सैनिक होते थे तुर्क सेना में, उसका एक प्रधान सरखेल कहलाता था। जैसे यहाँ होता है ना भाई कि 10 सिपाही है तो उसका एक हेड हवलदार होता है ना? उसी में से एक हेड चुन लिया जिसको हवलदार बोलते हैं। तो उसी तरीके से 10 सैनिकों के ऊपर एक सरखेल होता था। 10 सरखेलों के ऊपर एक नहीं, अभी सिपा सलार नहीं, एक जुमलादार होता था। 10 जुमलादारों के ऊपर एक सिपा सालार होता था। 10 सिपा सालारों के ऊपर एक अमीर होता था। 10 अमीरों के ऊपर एक मलिक होता था और 10 मलिकों के ऊपर एक खान होता था। तो इस प्रकार से मलिक और खान ये जाति के सूचक नहीं है, ये पद के सूचक है। इतनी बात आप याद रखिए। हम ये बार बार इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप हिंदुओं में भी और मुसलमानों में भी दोनों में मलिक और खान टाइटल लगा हुआ आप देखिएगा, तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि कहां से आया। तो दिल्ली सल्तनत काल में चाहे हिंदू या मुसलमान हो, जो पद धारण किया वो मलिक कहलाया, खान कहलाया। जाति पठान है, तो पठान जो जाति है वो भी खान लिखती है, लेकिन खान लिखने वाला पठान ही हो ये कोई जरूरी नहीं। जैसे बाराचट्टी में एक मोहन खां थे तो थे हिंदू, तो मोहन खां काहे लिखते थे? उनके पूर्वज जो है वो इस तरीके से खान टाइटल धारण करने वाले लोग थे और आज तक धारण कर रहे हैं। उसी तरीके से
जलालुद्दीन का जो उद्भव होता है वो एक साधारण सैनिक के रूप में होता है और साधारण सैनिक से पदोन्नति करता करता वो मलिक तक पहुंच जाता है। इसीलिए उसको क्या बोलते थे हम लोग? मलिक फिरोज। अब बात समझ में आई? तो इसका जीवन का आरंभ जो होता है वो सामान्य सैनिक के रूप में। ठीक है? और उसके बाद बलबन के समय में ये मंगोल आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना करता है। बलबन के समय में जो भी मंगोल आक्रमण हुआ उन सभी मंगोल आक्रमण का सामना करने वाला यही व्यक्ति था और भारत के अंदर घुसने नहीं दिया। इसी से आप इसके सैनिक योग्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन बलबन इसको तुर्क नहीं मानता था, इसीलिए उसके शासनकाल में इसकी पदोन्नति नहीं हुई, ये आगे नहीं बढ़ा। लेकिन इसी के शासनकाल में बहुत ज्यादा योग था, इसलिए इसे समाना एक प्रांत है उसका इसका इक्तादार बना दिया गया। अब उसके बाद जब कैकूबाद का समय आया, जो बलबन के मृत्यु के बाद अगला शासक आया, तो इस समय ये एक बड़ा पद धारण करने में सफल रहा, जो पद था आरिजे ममालिक का। आरिजे ममालिक का। आरिजे ममालिक का मतलब समझते हैं? सैन्य मंत्री यानी मिलिट्री मिनिस्टर। तो इस प्रकार से बलबन ने जो दीवाने अर्ज की स्थापना की थी, माने मिलिट्री विभाग, उसका प्रधान आरिजे ममालिक था। यानी दीवाने अर्ज विभाग था और इस विभाग को धारण करने वाले व्यक्ति को आरिजे ममालिक कहते थे। ये पद बलबन से पहले दिल्ली सल्तनत में नहीं था। ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चंस भी आता है कि दीवाने अर्ज की स्थापना करने वाला सुल्तान कौन था, तो वो बलबन था। तो इसलिए दीवाने अर्ज का मतलब ये हुआ कि मिलिट्री तो तुर्क अमीरों के पास ही थी, लेकिन वो मिलिट्री का सारा लेखा जोखा नियंत्रण किसके हाथ में चला आया? आरिजे ममालिक के अधीन। तो एक बड़ा पद था। और ऐसी स्थिति में इस समय कैकूबाद के समय में दिल्ली सल्तनत में या आदि तुर्क वंश में या बलबनी वंश में जो कहिए, वो दो दल हो गए थे। कितने दल हो गए थे? दो दल। एक दल का जो नेता था वो मलिक छज्जू था। कौन था? मलिक छज्जू। और दूसरा दल का नेता जो था वो जलालुद्दीन था, यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब ये दो दल के मीनिंग क्या हुए कि मलिक छज्जू वास्तव में बलबन का भतीजा था, यानी बलबन के लड़के, बलबन के भाई का बेटा। और बलबन का जो अपना बेटा और पोता था वो इस ढंग से व्यसनी था, यानी विलासी प्रवृत्ति का था, कि मलिक छज्जू को इस बात का एहसास हो गया था कि इसमें से कोई बचने वाला नहीं है। इसलिए उसकी महत्वाकांक्षा जाग गई थी कि अगर सारे सुल्तान खत्म हो जाएंगे, बलबन के सारे बच्चे खत्म हो जाएंगे, तो फिर हम जो है वो अगला शासक बन जाएंगे। तो इस तरीके से, अच्छा कैकूबाद का जहां तक प्रश्न है तो वो युग था, लेकिन एक निजामुद्दीन नाम का कैरेक्टर उभर करके सामने आता है। वो काफी सुंदर था, काफी योग्य था,
लेकिन उसे भोग विलास में जो है वो लिप्त कर दिया निजामुद्दीन, यानी शराब का आदी बना दिया, लड़कियों का आदी बना दिया और सत्ता अपने हाथ में हस्तगत कर लिया। यानी 1286 से लेकर के 1290 तक का जो कैकूबाद का पीरियड है, इस पीरियड में शासन कैकूबाद नहीं कर रहा था। शासन कौन कर रहा था? निजामुद्दीन कर रहा था। और कैकूबाद सिर्फ अय्याशी कर रहा था। इसमें मलिक छज्जू को मौका मिल गया और मलिक छज्जू ने क्या किया? तो कैकूबाद की हत्या कर दी। यानी जो सुल्तान था उसकी हत्या कर दिया। किसने? और इसके बाद एक 4 वर्षीय बालक जिसका नाम था क्यूमर्स, इसकी आयु जानते हैं? सिर्फ 4 वर्ष था। तो ये आता भी है कि सबसे कम आयु का दिल्ली सल्तनत में शासक कौन है? तो यही है। अब 4 वर्ष का बच्चा जो है शासन करेगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अब निजामुद्दीन वास्तविक शासक हो गया। और निजामुद्दीन का संबंध बलबन से नहीं था। अगर बलबनी वंश का होता तो चल जाता। और उस समय जो हायरार्की चल रही थी वो ये कि या तो इल्तुतमिश का वंश शासक करेगा या फिर बलबन का वंश शासन करेगा। तो इल्तुतमिश का वंश तो पहले ही खत्म हो चुका था, बलबन का वंश बचा हुआ था और निजामुद्दीन बलबन वंश का नहीं था, इसीलिए उसने क्यूमर्स को जो है वो सत्ता में बैठा लिया। इससे महत्वाकांक्षा जाग गई जलालुद्दीन की। क्यों महत्वाकांक्षा जाग गई? क्योंकि अब वो देख रहा था कि बलबन का कोई भी उत्तराधिकारी जीवित नहीं है। बुगरा खां बंगाल से आना नहीं चाहता है, वो बंगाल में ही भोग विलास में लिप्त है। तो ऐसी परिस्थिति में दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगा। तो बचाने के लिए इस 4 वर्षीय बालक क्यूमर्स की हत्या किसने कर दी? इसकी हत्या जलालुद्दीन करता है। ठीक है, यानी मलिक फिरोज। और हत्या ही नहीं करता है बल्कि एक जगह है दिल्ली से दूर जिसका नाम है कैलूगढ़ी। जैसे गया से बोध गया है ना, उसी प्रकार से ये जगह था, या इसको कैलूखरी भी कहा जाता है। कैलूगढ़ी या कैलूखरी। यहां कैकूबाद का महल था। कैकूबाद अपना महल बनवा रहा था और ये महल जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं कि अर्ध निर्मित था, अभी पूरा नहीं बना था। तो इसी महल में उसने क्या करवाया? अपना राज्याभिषेक कराया। जबकि दिल्ली का सुल्तान दिल्ली में बैठता था। दिल्ली में एक लाल महल था जिसका निर्माण बलबन ने कराया था। ये बहुत कम लोग जानते हैं। जिस जगह पर लाल किला बना हुआ है उसी जगह पर लाल महल था जो बलबन के द्वारा बना हुआ था और बलबन वहीं से शासन करता था। और जब शाहजहां ने उसको तुड़वा करके अपना किला बनाया तो इसी लाल महल के नाम पर उसने उसका नामकरण लाल किला किया। बात समझ में आई? तो नियमतः जो राज्याभिषेक होना चाहिए था, जो अभी तक हो रहा था, वो लाल महल में होना चाहिए था। लेकिन जलालुद्दीन लाल महल में नहीं कराया बल्कि कैलूखरी में जो कैकूबाद का अर्ध निर्मित महल था वहां कराया। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि वो तुर्क अमीरों से डरता था, तुर्क अमीरों के भय से। सॉरी, तुर्क अमीरों के भय से। क्या भय था भाई?
कि तुर्क अमीर अभी तक इसको तुर्क नहीं मानते थे, और नियम क्या चला रहा था कि दिल्ली की गद्दी पर कोई तुर्किश ही बैठ सकता है, गैर तुर्किश नहीं। और जलाल तुर्क है नहीं, इसलिए कैसे बैठ जाएगा? एक तो बहुत बड़ा बात यह था, और दूसरा यह है कि अभी तक नियम यह था कि जो बलबनी वंश है उसी का वंशज बैठेगा ना भाई, दूसरा नहीं बैठेगा। तो ये तो राज अपहरणता है, इसने हाईजेक कर लिया है स्टेट्स को। तो डर से कि अगर दिल्ली में कराता तो दिल्ली के तुर्क अमीर सारे के सारे विरोधी हो जाते और वहीं इसकी हत्या कर। तो इसलिए इसने राज्याभिषेक के बाद राज्याभिषेक कराया कैलूगढ़ी में, और एक वर्ष तक, ये एक माह यहां पर कंफ्यूज कर रहे हैं, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है एक वर्ष ही होगा, ठीक है। एक वर्ष तक ये कैलूगढ़ी में ही रहा, और यहां ऐसी यूं ही बैठा नहीं रहा, बल्कि दो काम किया। एक, तुर्क अमीरों के मध्य पारितोषिक मैंने समझता है ना, प्रेजेंट, जैसे हीरा जवाहरात, बहुत सारी चीजें, प्लस पद यानी पोस्ट बांटे। यानी एक साल रह कर करके खूब पैसा दिया तुर्क अमीरों को बुला बुला करके, और पोस्ट दिया कि तुमको ये पोस्ट देते हैं, ये पोस्ट देते हैं। तो जो तुर्क अमीर जलाल के खिलाफ एकजुट थे गैर तुर्किश होने के कारण, वो फूट गए, और फिर एक वर्ष के अंदर सबका जो गुस्सा था वो समाप्त हो गया। और तब वो एक वर्ष के बाद, इसके बाद वो दिल्ली पहुंचा, और पहुंच करके जानते हैं क्या हुआ? जब पहुंचा तो जो बलबन का लाल महल था, जहां पर उसका सिंहासन था, तो उसको जाकर बैठना चाहिए था उस सिंहासन पर, लेकिन नहीं, उस सिंहासन के नीचे जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। यानी एक नंबर का ड्रामेबाज था। जब लोगों ने पूछा कि क्यों रो रहे हैं, बैठिए, तो कहा कि नहीं, मैं बलबन का अभी तक सम्मान करता हूं। बलबन के पोता को मार दिए और बलबन का सम्मान करते हैं। देखते हैं कितना बड़ा एक नौटंकी बाज था। सो जिस सुल्तान के सामने हम खड़ा नहीं हो सकते थे, बैठ नहीं सकते थे, उस सुल्तान की गद्दी पर हम कैसे बैठेंगे? यही रोना आ रहा है। तो शासन व्यवस्था में इस तरीके से नौटंकी चलती रहती है। ये इतिहास से आपको पता होना चाहिए, आपको पूरा इतिहास बता रहे हैं ताकि समझिए आप। तो इस तरीके के रोना राहट के चक्कर में मत पड़ा कीजिए। ये सब शासक वर्गों का सहानुभूति प्राप्त करने के लिए अमीरों का और जनता का जो है एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। वही प्रोसेस, वही प्रक्रिया जलाल कर रहा था। तो इस ढंग से एक अपने आरंभिक जीवन के एक सामान्य सैनिक से सुल्तान बनने में जलालुद्दीन सफल रहा। क्लियर? अब इसको लिखिए ताकि इसके उपलब्धियों को हम बताएं। आप आपको लगता है पूरी बात मालूम है, पहले से पढ़ा हुआ है ना? ये कौन किताब पढ़ रही? तब बीच बीच में लोकमा देती रहती हैं। हमें तो किताब ही से ना पढ़ती होगी। कौन किताब है? नहीं, आप ही मना किए बताने के लिए हैं? मिटाए भाई। अब देखिए, अगला जो टॉपिक हम आपको बताना चाहते हैं वह है
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की उपलब्धियां। ठीक है, अचीवमेंट ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। इसमें सबसे पहला जो इसका उपलब्धि है वो है मलिक छज्जू के विद्रोह का दमन, के विद्रोह का दमन। अभी अभी आपको बताया है कि मलिक छज्जू कौन था, तो ये बलबन का भतीजा था। ये कौन था? बलबन का भतीजा था। देखिए, जलालुद्दीन के साथ एक बात जुड़ी हुई है कि जब ये सुल्तान बना तो एक तो इसकी उम्र 70 वर्ष हो चुकी थी, यानी काफी बूढ़ा था। यानी पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक उम्र में सुल्तान बनने वाला कोई व्यक्ति था तो कौन था? जलालुद्दीन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आता है। और दूसरा ये कि पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा उदारवादी कोई था तो ये था जलालुद्दीन। इसीलिए इसके शासन को एक अलग टर्मिनोलॉजी नाम दिया जाता है उदारवादी निरंकुशता, यानी लिबरल मोनार्की। और इसका ये उदारवाद, इसका ये लिबरलिज्म इसके पतन का कारण बना। तो अगर उपलब्धि पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चंस जो ट्विस्ट करके अगर बन सकता है तो ये बन सकता है कि जलाल का उदारवाद कैसे उसके पतन का कारण बना। तो दिमाग में ये बात रख करके उसके अचीवमेंट को, उसकी उपलब्धियों को पढ़ें आप लोग, ताकि पूरा फैक्ट्स भी आपको पता चल जाए और एक सिंपल क्वेश्चन आए उसको भी लिख दें, और अगर ट्विस्टेड क्वेश्चंस आए तो उसको भी आप एक्सप्लेन करने में सफल रहे। तो उस कंटेक्स्ट में बलबन का भतीजा था कौन? मलिक छज्जू। सुल्तान जैसे ही ये बना, सुल्तान बनने पर जलाल ने मलिक छज्जू के प्रति उदार नीति अपनाई। आमतौर पे मोनार्की का, राजतंत्र का एक नियम होता है कि सत्ता अगर परिवर्तन होता है तो जो नवीन शासक होता है वो पूर्व के शासक के सभी वंशजों की हत्या कर देता है, ताकि उसके सत्ता को कोई चैलेंज करने वाला नहीं रहे। तो अगर जलाल ने अपने आप को एक नए सत्ता में स्थापित किया था, एक नए वंश की स्थापना की थी, तो राजतंत्र की नीति के तहत उसे बलबन के सारे वंशजों की हत्या कर देनी चाहिए थी। और ऐसा नहीं था कि किसी ने बताया नहीं, बल्कि उसका वजीर जिसका नाम अहमद चप था, वो काफी योग्य व्यक्ति था, और उसने कहा कि आप जो लिबरल पॉलिसी मलिक छज्जू के प्रति अपना रहे हैं वो गलत है, आप इसकी हत्या कर दीजिए। लेकिन
जलाल तैयार नहीं हुआ और उसके प्रति उदारवादी नीति अपनाई, और उदारवादी नीति अपना करके देखिए क्या कर रहा है वो, कि मलिक छज्जू को कड़ा मानिकपुर का इख्तियारदार बना देता है, यानी गवर्नर, इख्तियारदार बनाया। और यही नहीं बल्कि कहा कि बलबन के वंश के जितने बचे हुए लोग हैं, औरतें, बच्चे, बूढ़े, बड़े, कोई भी हो, तुम सबको लेके चले जाओ भाई। यानी एक प्रकार से हम सभी को सुविधा दे रहे हैं। और कड़ा मानिकपुर उस समय दिल्ली सल्तनत का राजस्व के हिसाब से सबसे मजबूत प्रांत था। तो ये इतना उदारवाद था, लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकला, उसकी नीति गलत कैसे थी, वो आप देखिए कि इसने जो है वो वहां जो हातिम खां बगल में अवध है, तो अवध का जो इख्तियारदार था हातिम खां, वो काजी था। बाद में अलाउद्दीन के समय में दिल्ली का काजी बना फखरुद्दीन, उस समय ये कड़ा मानिकपुर का ही काजी था। तो फखरुद्दीन और हातिम खां इख्तियारदार अवध का, ये दोनों इसको बहकाने लगा। और साथ ही साथ जो कड़ा मानिकपुर के हिंदू जागीरदार थे, वो भी इससे खुश नहीं थे जलाल से, उनकी स्वामी भक्ति बलबन के प्रति ही थी, तो वो लोग भी इसको सह देने लगे। तो इस प्रकार से हातिम खां, फखरुद्दीन और हिंदू जागीरदारों के सह पर इसने क्या किया कि 1291 में छज्जू ने अपना राज्याभिषेक करा दिया, और राज्याभिषेक ही नहीं कराया बल्कि अपने नाम के सिक्के भी जारी कर दिए। और उसके बाद यहां तक जलाल कुछ नहीं कर रहा है। जब 1292 की बारी आई तो उसने दिल्ली की ओर कूच भी कर दिया सेना लेकर के। ठीक है, अब दिल्ली की ओर जब कूच करता है तो इस कूच के दमन के लिए, दमन हेतु जलाल अपने पुत्र, जलाल का मतलब जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, जलाल अपने पुत्र अरकली खां के साथ दिल्ली से निकलता है। और एक जगह पर बदायूं में अपना पड़ाव डाल देता है और अरकली खां को भेजता है कि जाओ तुम जाकर उसका पहले दमन करो। आमतौर पर सैनिक अभियान का ये नियम होता था कि जो सुल्तान होता था वो पीछे रहता था और उसके आगे एक अग्रिम दस्ता होता था, और उससे अपेक्षा की जाती थी दो तरह की, एक आगे की सूचना कलेक्ट करना, और दूसरा अगर बहुत कमजोर आक्रमण है तो तुम ही उसका सफाया कर दो। तो ऐसी परिस्थिति में जो अरकली खां था, जो इसका पुत्र था, वो छज्जू को पराजित कर दिया मार्ग में ही। छज्जू को क्या किया? पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद जब जलाल के सामने प्रस्तुत किया गया, किसको? मलिक छज्जू को। तो युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी, तो अरकली खां ने उसी हालत में मैले कुचैले लिबास में जंजीरों में जकड़ कर करके लाया मलिक छज्जू को। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी।
एक गलती आप कर चुके थे, अब बाज आ जाते, लेकिन नहीं, यहां पर भी ड्रामा बाजा शुरू हो गया। फिर रोने लगा वो और कहा कि क्या तुम करके अच्छे अच्छे लिबास पहना करके लाओ मेरे सामने। तो लाया गया भाई। अब सुल्तान था, अहमद शफी एक ऐसा व्यक्ति था जिसको परामर्श दे सकता था। तो जब लाया गया तो उसको माफ कर दिया। उसकी हत्या कर देनी चाहिए थी, लेकिन क्या किया, माफ कर दिया। और माफ कर सिर्फ ये सजा दी कि पश्चिमोत्तर भारत यानी फ्रंटियर इंडिया का प्रांतपति बना दिया। तो इस प्रकार से दूसरा अवसर भी जो मिला, उस समय भी उसने मलिक छज्जू के प्रति उदारवादी नीति ही अपनाई। तो ठीक है, बाद में मलिक छज्जू ने विद्रोह नहीं किया, लेकिन इससे इसका जो शासन था, राजत्व था, उसके प्रभाव में कमी हुई। लोगों के बीच ये बात फैल गया कि तुर्क जो एक कठोर शासन के लिए जाने जाते हैं, जलालुद्दीन में वो योग्यता नहीं है। और अगर इस ढंग से उदारवादी शासन जलालुद्दीन करता रहेगा तो आने वाले समय में दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगा। तो ये उसका पहला शासक बनने के बाद पहला काम था जो मैंने आपके सामने रखा। अब दूसरा देखते हैं। रुक जाए। हो गया? आप लिख रहे लगता है। लिखने तो भाई, बहुत दिन के बाद लिखना शुरू किया। भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम। मुद्दत माने पीरियड, बहुत लंबे पीरियड में। बहुत प्यारा शेर है मेरा ये। भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें, उन्हें मैंने समझ ही रहे हैं आप। भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, किश्तों, किश्त माने इंस्टॉलमेंट, किश्तों में खुदकशी का मजा हमसे पूछिए। सुसाइड एक बार होता है और भूलने में आदमी बार बार मरता है। मोहब्बत की इंतहा है ये। हो गया साहब? बड़ा है। अब देखिए, दूसरा जो इसकी उपलब्धि में आता है वो है डाकू एवं ठगों का दमन। तो दिल्ली का जो निकटवर्ती इलाका था, दिल्ली का सीमावर्ती यानी फ्रंटल एरिया,
जो था सीमावर्ती क्षेत्र, वो डाकू एवं ठग से आक्रांत था या प्रभावित था। और ये कोई नई बात नहीं थी। बलबन जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो उस समय भी हमने आपको बताया था कि जो दिल्ली का निकटवर्ती क्षेत्र था वो छिनतोरी करने वाले, डकैती करने वाले या लूट करने वाले लोगों से भरा था। और बलबन ने इसके समाधान के लिए जो है वो भगवानपुरा में अफगानों को बहाल किया था पुलिस चौकी, और पूरे जंगल को काट दिया था। लेकिन जानते हैं कि चोरी कभी खत्म नहीं होती है। जब शासन कड़ा होता है तो लोग मध्यम पड़ जाते हैं। फिर तो जलाल के समय में भी ये सक्रिय हो गए। तो ऐसी परिस्थिति में करीब करीब 1000 चोरों को जलाल का एक अधिकारी था, बड़ी मेहनत से जलाल के एक अधिकारी ने जलाल के सामने प्रस्तुत किया कि देखिए ये जो है वो सारे चोर डकैत हैं और आपके साम्राज्य में बहुत अशांति पैदा कर रहे थे, तो हमने इन्हें पकड़ा है, अब शांति होगी, अब आप सजा दीजिए। तो जब जलाल के सामने इन 1000 चोर डकैतों को लाया गया तो क्या किया जानते हैं? जलाल ने उपदेश दिया कि देखो चोरी नहीं करना चाहिए, पाप है ये सब उपदेश चोर डकैत सुनने वाला है। लेकिन सिर्फ अच्छी अच्छी बातें कह करके उसको छोड़ दिया। तो अहमद चप ने यहां पर भी जो है वो रोका कि आप इसे दंडित कीजिए, वरना इससे आपका इकबाल को खतरा हो जाएगा। लेकिन अहमद चप को हमेशा वो चाप देता था। शायद चापने की वजह से ही उसका नाम चप पड़ा हो, लेकिन ऐसा कोई इतिहास में मिलता नहीं है। हम अपने तरफ से बोल रहे हैं। हमेशा बेचारे को चाप देता था वो। चुप रहो तुम। अब उपदेश देने के बाद क्या किया? सिर्फ इतना कहा कि नाव पर बैठा कर बंगाल छुड़वा दिया, बंगाल भेज दिया। यानी उस समय बंगाल इसके सीमा में नहीं था जलालुद्दीन खिलजी के। तो कहा कि ठीक है, उनको उपदेश दे दिया है, इनकी सजा ये है कि मेरे सल्तनत में ये नहीं रहे, जाकर के इज्जत के साथ इनको नाव में बैठा के हमारी सीमा से बाहर कर दो। तो जाकर के उनको बंगाल छोड़ दिया गया। इस पर भी जब अहमद चप ने ये किया तो अहमद चप को चाप दिया, बेचारा चुप रहा। तो ये भी ठगों के या चोरों के प्रति भी उसने एक लिबरल या उदारवादी नीति अपनाई। उसके बाद जो तीसरा उपलब्धि इसका आप ले सकते हैं वो है सिद्दी मौला का दमन। सिद्दी मौला का दमन। सिद्दी मौला कौन थे? तो फारस के एक सूफी थे। फारस के सूफी थे और दिल्ली के निकट एक जगह है अजोधन। अजोधन में इन्होंने खानकाह बनाया था और इस खानकाह में लंगर चलता था। और ये जो लंगर चलता था इसमें 20 मन आटा,
50 मन मांस और 50 मन घी प्रतिदिन खर्च होता था। ठीक है, जबकि स्वयं इसका जीवन जो था वो सादा था, प्लस अल्प भोजन करता था, उसको ये सब भोजन से मतलब नहीं था। और इसके दरबार में, मतलब संत के दरबार में खानखाना जो जलालुद्दीन का बड़ा बेटा था वो भी आता था, और दिल्ली के बड़े बड़े लोग इसके यहां आते थे। नहीं, लोकप्रियता काफी बढ़ी हुई थी। हद ये हो गया था कि जलाल का बेटा खानखाना खुद ये चाहता था कि इल्तुतमिश के किसी बचे हुए बेटी से, मतलब उसके वंश से इसकी शादी करा दिया जाए और फिर इसी को शासक बना दिया। यानी जलाल का बेटा ही ये चाह रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जलाल के पास खबर पहुंची। अब सवाल पैदा ये होता है कि इतना ज्यादा लोगों को डेली खाना खिलाना एक दिन की बात नहीं है। 50 मन गोश्त, 50 मन घी और 20 मन आटा, ये एक बहुत बड़ा क्वांटिटी है। तो इसके अलावा भी लोगों को दान किया करता था। पैसा कहां से आता था, सबसे बड़ा मसला ये था। तो रिजवी लिखते हैं उस समय के तत्कालीन तारीख फिरोजशाही या तबकात नासिरी के अध्ययन के पश्चात कि उसके हाथ में एक पत्थर हुआ करता था। अगर बनिया सामान जो पहुंचाता था, पैसा मांगने आता था, तो उस पत्थर पर हाथ ऐसे फेरता था मुट्ठी बांध करके और बनिया के झोले में डाल देता था। जितना उसका बिल होता था उतना पैसा उसके झोले में चला जाता था, माने अशरफी चला जाता था। सोने के सिक्के होते थे। इस ढंग से प्रतिदिन होता था। कोई जरूरतमंद आता था, निडी व्यक्ति, उसको कोई जरूरत होता था तो ही हश्म पर यानी पत्थर पे हाथ फेरता था और देता था, उतना ही चला जाता था उसके पास। तो एक प्रकार की अद्भुतता थी उसके व्यवहार में, और जो जलाल के सत्ता के लिए एक चैलेंज था, क्योंकि जितने फॉलोवर्स जलाल के नहीं थे उससे ज्यादा फॉलोवर्स जो है सिद्दी मौला के हो गए। तो सिद्दी मौला को दरबार में, जलाल के दरबार में बुलाया गया और इससे धर्म के विषय पर बहस किया गया। अब देखिए यहां पर धर्म का विषय का जहां तक है तो सूफिज्म का उदय, ये एक बहुत लंबा डिबेट है, लेकिन आपको समझाने के लिए बता देते हैं कि प्रॉफिट के डेथ के बाद ही इसका उदय हो चुका था। हमसे अगर पूछेंगे तो हम बताएं कि वो भी एक बहुत बड़े सूफी थे, लेकिन वो अलग बात है। शुरुआती दौर में मंसूर हल्लाज को जो फांसी दी गई, बीबी राबिया को जो कैद किया गया, तो इस समय तक जो उलमा वर्ग थे यानी धार्मिक वर्ग इस्लाम के, वो सूफियों को इस्लाम का भाग नहीं मानते थे। कहते थे कि ये लोग जो है वो गैर इस्लामी काम करता है, और उस समय से लेकर 14वीं शताब्दी तक सूफी इज्म इस्लाम का पार्ट नहीं माना जाता था। 14वीं शताब्दी में एक व्यक्ति पैदा हुए जिनका नाम सिमगानी था। उन्होंने प्रमाणित किया कि सूफीज्म भी इस्लाम का एक भाग है, लेकिन फिर भी कुछ बातें रह गई। तो 18वीं शताब्दी में दिल्ली में एक और व्यक्ति पैदा हुए, उनका नाम हम भूल रहे, अभी बराबर याद रहता है। उन्होंने पुनः अकाट प्रमाणों के साथ प्रमाणित किया कि सूफीज्म जो है वो इस्लाम का पार्ट है।
क्योंकि सूफी बहुत लिबरल हुआ करते हैं, बहुत सारे हिंदू रीति रिवाज को ये अपनाने वाले होते हैं और इनके यहाँ धर्म का कोई कैद नहीं होता है कि कौन इनके पास आएगा नहीं आएगा। आज भी ये परंपरा चल रही है। तो इस आधार पर जलाल ने उसी मुद्दे पर बहस किया और इस समय सूफी एक्सेप्टेड नहीं थे। हालांकि इल्तुतमिश के समय में सूफियों का एक्सेप्टेंस हो चुका था। इल्तुतमिश के समय में बख्तियार काकी दिल्ली में बहुत बड़े सूफी थे, इल्तुतमिश उनका फैन था, लेकिन आम तौर पे सूफी का विरोध जो है अभी भी बना हुआ था। तो इस कारण से जलाल ने बात की और इसके सिद्दी मौला के किसी जवाब से जलाल भड़क गया और उसने फौरन आदेश दे दिया कि इसके हाथी से कुचल करके मार दो इसे, और एक प्रकार जलाल ने हत्या करवा दी सिद्दी मौला का। तो ऐसी परिस्थिति में ये पहला और अंतिम उसका ऐसा निर्णय है जिसमें उदारवाद नहीं झलकता है, बल्कि उसने कठोर निर्णय लिए अपनी सत्ता को बचाने के लिए। अब जब सिद्दी मौला की हत्या कर दी गई तो उसके बाद दिल्ली में बहुत तेज तूफान आया और 3 वर्षों तक उसके क्षेत्र में जो है अकाल पड़ा रहा, यानी अनाज पैदा ही नहीं हुआ। तो लोग कहते हैं कि सिद्दी मौला के हत्या का परिणाम था। अब क्या सही था वो अलग बात है। तो ये हो गया। अब देखिए अगला जो उसका काम है, यह उपलब्धि है, वो है चौथा ना होगा, कालिंजर अभियान। कालिंजर अभियान। अच्छा 5 मिनट में छोड़ देते हैं। कालिंजर अभियान, उसके बाद भिलसा अभियान, ये 2 अभियान के बाद मामला नहीं, एक और है जो गलत होगा, नूर तुर्क का विद्रोह। नूर तुर्क का विद्रोह, और तब जो है छठा हो जाएगा भिलसा अभियान। ये 3 है। चूंकि समय ये हो गया तो इसको बिना लिखे हुए बता देते हैं, ठीक है। कालिंजर जानते हैं कि राजस्थान का एक दुर्ग है और ये एक्चुअली में कालिंजर का जो रियासत है वो राजस्थान में है, लेकिन किला जो है वो यूपी में है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो बहुत अभेद किला था, इस पर आक्रमण किया, नहीं जीत पाया तो लौटने लगा वो। तो अहमद चप ने कहा कि इस तरह से आप लौट रहे हैं ये सही नहीं होगा आपके राजत्व के लिए। तो उस पर उसने कहा कि मुसलमानों के एक बाल के से हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण, ऐसे ऐसे 20 किले मुसलमानों के एक बाल के बराबर है, इसीलिए हम इस किले के वजह से इतने मुसलमानों को नहीं मारेंगे। जहां तक नूर तुर्क का विद्रोह है तो ये पहले हम बताए हैं इस्माइलिया मुसलमान, ठीक है। नहीं, ये तो सॉरी, ये रजिया के समय का घटना था जो मेरे दिमाग में आ गया। अब आ जाइए भिलसा अभियान। अलाउद्दीन खिलजी ने यह अभियान किया था और इसमें बहुत सारा धन दौलत प्राप्त किया था और वो सारा धन दौलत लाके जलाल के कदमों में रख दिया। और इसी उपलक्ष्य में जलाल ने इसे कड़ा मानिकपुर का इक्तादार बना दिया, सूबेदार बना दिया। और जब वहां जाता है तो तुर्क अमीर अलाउद्दीन को, जो उस समय अली गुरसस्त के नाम से जाना जाता था, बाद में अलाउद्दीन के नाम से जाना गया, उसको बहकाने लगा तो उसकी महत्वाकांक्षा जाग गई। तो जाग गई तो कहा कि हमको तो अब विद्रोह करना है तो पैसा चाहिए। मेरे पास तो पैसा नहीं, सब पैसा दे दिया किसको? अपने चाचा को। तो उसने पैसा की प्राप्ति के लिए एक अगला अभियान
किया, जिसको बोलते हैं देवगिरी अभियान। क्या चीज? देवगिरी अभियान। देवगिरी दक्षिण में था। चचा को बोल दिया कि हम यूं ही जा रहे हैं राजा मुंदरी के यहाँ, हल्ला उड़वा दिया। और 700 किलोमीटर का सफर करके जब एक बैग देवगिरी पहुंचता है तो वहां का जो शासक था क्या नाम है? रामचंद्र देव, उसने सरेंडर कर दिया। फिर जो है वो उसका बेटा आया सिन्हन देव, तो लड़ाई लड़ा लेकिन वो भी पराजित हो गया। तो वहां से 50 मन सोना और 20 मन हीरे जवाहरात उसको प्राप्त हुए थे, बहुत सारे हाथी और घोड़े। और यहां से लेकर करके वो सीधा जो है कड़ामानिकपुर की तरफ बढ़ा। इस समय जलाल दिल्ली में नहीं था, जहां पर था वहां महचप ने बताया कि देखिए हालात ठीक नहीं है, आप फौरन अलाउद्दीन पर नियंत्रण कीजिए, उसको पराजित कीजिए, उससे दौलत लीजिए, नहीं तो आपका गद्दी खतरे में है। बोला कि तुम हमेशा उसके बारे में खिलाफ बोलते रहते हो, उसको हमने अपने हाथों से खिलाया है, वो कैसे मेरे विरोध हो सकता है? हमने अपनी बेटी से शादी की है, वो कैसे विरोधी हो सकता है? खैर अहमद चप की बात नहीं माना। और अली गुरसब्स ने, अलाउद्दीन का एक भाई था अलमास बेग, जो रहा करता था दिल्ली दरबार में जलाल के साथ, उसके माध्यम से जलाल को समझाने में सफल रहा अलाउद्दीन कि गलती हमसे हो गई, हम डर गए हैं आपसे, आप ये सारा दौलत कड़ा मानिकपुर आकर के ले लीजिए। यहां पर भी अहमद चप रोकता है कि देखिए आप मत जाइए बिना सेना के, आप उसको पहले पराजित कीजिए, फिर उसको बिगड़ता है। कभी चप की बात नहीं माना उसने। तो उसके बाद जो है जब वो वहां पहुंचता है तो अलाउद्दीन गले मिलता है अपने इससे, और पहले से मोहम्मद सलीम और इख्तियारुद्दीन हूद, ये दो को तैयार रखता है। शर्त ये था कि आपके पास कोई सेना रहेगा ना मेरे पास सेना रहेगा, अकेले अकेले मिलेंगे। तो ये तो अकेले आया था, लेकिन वो 2 बॉडीगार्ड के साथ आया था, अली गुरसब्स यानी अलाउद्दीन। और जैसे ही गला लगा तो वैसे ही जो है वो मोहम्मद सलीम ने उस पर तलवार से आक्रमण किया, जिससे वो घायल होकर के गिर गया। और इख्तियारुद्दीन हूद ने जो है उसे गर्दन काट करके गुरसब्स के हाथ में दे दिया। तो इस ढंग से जलाल की हत्या हुई। तो लास्ट में हम कह सकते हैं कि एक उदारवादी शासक अपने उदारवाद के कारण अपने मौत के कगार पर पहुंचा। तो हम समझते हैं कि खिलजी वंश और जलाल के बारे में जितनी बातें थी वो हम बताने में सफल रहे, आप समझने में भी सफल रहे। अगले क्लास में अपने सफर को आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।